जी नुक्ता राम जी। जी मैम, सेशन स्वागत है। थैंक यू जी वापस से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जहाँ लेफ्ट किया था। ऑलमोस्ट सर ने तो सारी चीजें क्लियर कर दी है मेरे हिसाब से। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल मैडम, काफी हो चुकी थी। उसमें एक और जो सवाल था जो उस टाइम चल रहा था और बीच में उसको कह नहीं पाए। एक सर थे, उन्होंने एक सवाल रखा है कि हम जो मार्गदर्शन दे रहे हैं और सलाह दे रहे हैं, इसके साथ साथ में ऐसा भी किया जाए कि हमें जो शिक्षक या शिक्षिकाएं हैं वह अगर उपलब्ध हो सके, जो हमको पढ़ा सके समय दे करके, तो पढ़ाने के बारे में भी एक बात आई थी। इस पे अपने क्या विचार है, किस प्रकार इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, बट जब तक ये नहीं हो पाता है तब तक तो सबसे अच्छा यूट्यूब है भाई, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस देख के ये कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं, तो आप लोग उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। दूसरा, एक जब तक टीचर अवेलेबल नहीं हो जाता, एक दर्पण सिविल सर्विसेज करके इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम पे मिल जाएगा या व्हाट्सएप नंबर में भी है। आप उनके मेन सीरीज लगा सकते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक देते हैं। मैंने खुद लगाए थे उनके, मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने फर्स्ट टाइम तो कोचिंग किया था, सेकंड टाइम क्योंकि मैं जॉब में थी तो मेरा पूरा सेल्फ स्टडी ही था। तो उस टाइम पे दर्पण सिविल सर्विस से ही जो क्वेश्चंस वगैरह आते थे उसको ही मैं 2 घंटे बैठ के आराम से लगा लिया करती थी, तो उसने बहुत हेल्पफुल की थी। और कोई टॉपिक पे डाउट होता था तो उसके लिए यूट्यूब में एक चैनल है, मैं अभी भूल गई हूँ क्योंकि काफी समय हो गया है, मुझे नाम याद आता है तो बताती हूँ। आप उसको मृणाल आईएएस है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए। जी थैंक यू मैम। रोशन एका जी, सत्र को आगे संचालित करें और सवाल को रखें। रोशन एका जी। नख्तराम जी, माफी चाहूंगा, इस समय मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ एक्चुअली। चलो तो आप ही कंटिन्यू कीजिए। हाँ, अभी ड्राइविंग कर रहा हूँ। 10 मिनट लगेगा मुझे घर पहुंचने में अभी। आराम से पहुंचो। मेरे पास क्या था कि दरअसल मोबाइल से मैं अभी यूज कर रहा हूँ, लैपटॉप नहीं है, तो अभी बीच में कॉल आ गया था, तो कटने से मेरे पास सवाल अभी नहीं आए हैं। जिस भी प्रतिभागी के कोई सवाल हो तो आप यहाँ रखें। यहाँ कोई सवाल नहीं है। अगर आपके पास कोई भी किसी प्रकार, हाँ एक और आया है, प्रियंका मरकाम मैडम की तरफ से एक सवाल है मैडम आपके लिए। प्रियंका मरकाम जी का ये लगातार काफी समय से वो एक्टिव हैं, तैयारी में लग रहा है बहुत डीप स्टडी कर रहे हैं। मैम, सिलेबस के आधार पर स्टडी कर रहे हैं तो यह एग्जाम के लिए पर्याप्त है? अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो तैयारी की जा रही, क्या ये पर्याप्त है? जी मैम। देखिए प्रियंका जी, सिलेबस के बाहर को कुछ नहीं आता है, तो सिलेबस आपको ये पता रहना चाहिए कि सिलेबस क्या बोल रहा है और उससे रिलेटेड अगर कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल अगर सिलेबस में आयोग दिया हुआ है और आयोग में स्पेसिफिक उन्होंने महिला आयोग लिखा हुआ है, तो आपको महिला आयोग की पूरी हिस्ट्री पता होना चाहिए, कैसे उत्पत्ति हुई, प्रेजेंट में किस पास्ट में जब उसकी उत्पत्ति हुई, जब उसका निर्माण हुआ, गठन किया गया, तो क्या उद्देश्य रहे होंगे उसके। उद्देश्य के बाद में उसका पहला चेयरमैन कौन था, कौन सदस्य थे उसके, प्रेजेंट में कौन थे, क्या सदस्य, और उनको जब निर्माण किया गया था और वर्तमान में जो स्वरूप है उसमें क्या परिवर्तन आया और क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे उस परिवर्तन के लिए, इंस्टीट्यूट इसलिए वर्क कर रहा है, ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि सिलेबस से ही आएगा, बट सिलेबस से रिलेटेड भी प्रेजेंट और पास्ट सब आपको पता होना चाहिए। एक और सवाल है, आप वंदना विकी जी की तरफ से हैं। फॉरेस्ट वाले पेपर के लिए प्रीलिम्स के जीएस और सी सेट पेपर में कितना कितना स्कोर करना जरूरी है? देखिए मेरा पर्सनल है कि सी सेट आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट में सी सेट आपका सी सेट के नंबर ऐड होते हैं और सी सेट और जीएस दोनों को मिला के फिर उसका जो कट ऑफ होता है वो बनता है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने जब मैं स्टडी कर रही थी 2-3 साल पहले का, तब मैंने देखा था कि अगर आपके सी सेट में क्योंकि उसमें 80 क्वेश्चंस रहते थे उस टाइम पे, अगर 80 में आपके 60 क्वेश्चंस प्लस हैं और आपका जीके बहुत अच्छा है, जीके में बहुत अच्छे से मेरा मतलब है 100 क्वेश्चन में अगर आपने 80 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं, तो उस हिसाब से दोनों का कट ऑफ मिला के आपका प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाता था।
फॉरेस्ट के लिए। जी मैम, एक और आपको सवाल है। सुरेश उइके की तरफ से हैं। सुरेश जी उइके पूछ रहे हैं, मैडम कुछ महत्वपूर्ण बुक के बारे में बताएं, इम्पोर्टेंट बुक्स। ओके, जब मैं स्टडी कर रही थी तो मैंने जो प्रेफर करी थी बुक्स, मैं उसकी लिस्ट बताऊंगी। इसके अलावा भी आप प्रेफर कर सकते हैं। जैसे एमपी के लिए मैंने पुड़ेकर और हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक प्रेफर की थी। मेंस के टाइम पे मैंने एमपी स्पेसिफिक के लिए मैप का बहुत ज्यादा यूज किया था, क्योंकि मैं थोड़ी सी मेरे को भूलने की बहुत जल्दी मतलब बुरी आदत है। मेरे को सन वगैरह याद नहीं रहते थे, लोकेशंस याद नहीं रहते थे, तो मैंने मैप के थ्रू स्टडी की थी। एमपी का मैंने ऑलमोस्ट 50 से 60 ब्लैंक मैप लाके रखे थे, और हर एक चीज को मैं उस मैप में लिख लेती थी। अगर कटनी में कोई चीज है तो कटनी के सारे मिनरल्स, कटनी के सारे फॉरेस्ट, कटनी के सारे, कटनी में अगर कोई दर्शनीय स्थान है तो वो मैप में मेरा होता था। इसके अलावा अगर कटनी में कोई इंस्टीट्यूट है जो इम्पोर्टेंट है या कब बना, उसके प्रसिद्धि व्यक्ति तक, तो वो पूरा मेरा मैप पे होता था। इसलिए मैप के थ्रू पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पूरा एमपीसीएस किया था, और उसके लिए पुड़ेकर और हिंदी ग्रंथ अकेडमी पेपर की थी। सेकेंड ज्योग्राफी भी मैंने मैप से ही किया था। उसके लिए मैंने मैप के लिए ऑक्सफोर्ड की एटलस ली थी, और महेश वनवाल सर की बुक प्रेफर की थी। और एमपी के लिए पुड़ेकर से ही हो गया था मेरा ज्योग्राफी। हिस्ट्री के लिए मैंने तीनों की अलग अलग बुक पढ़ी थी, एंशिएंट, मॉडर्न और मिडाइवल की। तो वो हो गया था। और एक कंबाइंड बुक ली थी मैंने, मेरे को ऑथर का नाम याद नहीं है अभी, याद आता है तो मैं पिन कर दूंगी, मैसेज कर दूंगी। उनकी बुक प्रेफर की थी। इकोनॉमिक्स में बहुत वीक थी, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ जो उस समय बुक आती थी पुड़ेकर की, वाली आती थी, मैंने वही पढ़ी थी। ऑलमोस्ट इकोनॉमिक्स के पासिंग नंबर मेरे आ गए थे। साइंस मैंने 9th 10th की एमपी बोर्ड की पढ़ी थी। उस टाइम पे जो पुराना वाला एमपी बोर्ड था, जब सीबीएसई चालू नहीं हुआ था, उस टाइम की 9th और 10th की बुक प्रेफर की थी साइंस के लिए। और करंट अफेयर के लिए मतलब मेरी आदत थी कि मैं रोजगार निर्माण का जो वीकली न्यूज़पेपर आता था उसको पढ़ के, और जो मुझे अच्छा लगता था उसमें से, उसके मैंने जीके के सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बना लिए थे। तो कंपाइल नोट्स मुझे पूरे साल के कंटिन्यूशन में मिल जाते थे। तो रोजगार जीके के लिए पढ़ा हुआ था कंटिन्यूशन में। उसके बाद साइंस का हो गया आपका, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री हो गया। ओके, पॉलिटी के लिए मैंने एम लक्ष्मीकांत प्रेफर की थी। और आयोग वगैरह जो थे उसके लिए मैंने पुड़ेकर की बुक ली थी। और लास्ट एथिक्स मैंने मेरे जो कौटिल्य के नोट्स थे उसको प्रेफर किया था। तो विचारक वगैरह सब वहीं से थे। जो उसमें परिभाषाएं वगैरह थी, आइडियोलॉजी थी, वो सारे मैंने उससे प्रेफर किए थे। आई थिंक सारा बता दिया है मैंने, कोई छूटा नहीं है। हिंदी मैंने चंचल जैन से पढ़ी थी, बस। एक और महत्वपूर्ण सवाल है। आप मांगीलाल जी इकबाल सर की तरफ से हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स के क्वेश्चन की तैयारी कैसे करें, जबकि इसमें हॉबी नहीं है स्टूडेंट में, फिर भी पढ़ना पड़ता हो, तो इसके लिए किस प्रकार तैयारी की जाए गेम्स एंड स्पोर्ट्स में? ओके, गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लूसेंट के पीछे एक पूरा पोर्शन है, और क्योंकि मैं किरण की भी बुक पढ़ती थी जीके के लिए, तो किरण में भी एक पूरा पोर्शन है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर के लिए मतलब करंट अपडेशन के लिए आप जब करंट अफेयर पढ़ेंगे तो उसमें ही स्पोर्ट्स वाले बहुत सारे न्यूज़ेस आते हैं। आप उसके पर्टिकुलर सेक्शन बना के स्पोर्ट्स के नाम से उसमें नोट डाउन करते रहेंगे तो हो जाएगा स्पोर्ट्स आपका। जी, एक और सवाल है, काफी इम्पोर्टेंट भी है। ये आप अंकित वोल्गोस जी की तरफ से हैं। मैम, एथिक्स से कुछ इम्पोर्टेंट बताएं, एथिक्स से इम्पोर्टेंट। ओके, एथिक्स से इम्पोर्टेंट है, देखिए एथिक्स में ना एक बड़ा पोर्शन रहता है केस स्टडी का। केस स्टडी के लिए बेसिकली कुछ नहीं होता है, उसमें ये है कि आप अगर उस समय होते तो अपने मोरल और एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज के अकॉर्डिंग कैसे पेपर सॉल्व करते, मतलब उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते।
तो केस स्टडी में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उसको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चंस, सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो 2 केस स्टडी आते हैं वही रहते हैं। तो केस स्टडी को जब सॉल्व करें तो मेक श्योर एक बार स्टडी केस को अच्छे से पढ़ लें, नहीं आ रहा है समझ में वापस से एक बार और रिवाइज करें, फिर देखें कि उसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर वहां पे एथिकल और मोरल दोनों डायलेमा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डायलेमा है, तो कोशिश करिए कि आप हमेशा मोरल को बैलेंस करते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले लें, क्योंकि जब हम लोग ऑन फील्ड जाते हैं तो मोरल डायलेमा बहुत ज्यादा रहता है, हमारे पास मोरल वैल्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं, बट हमको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही जाना पड़ता है इन शॉर्ट। तो जब केस स्टडी सॉल्व करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आप स्टार्टिंग में पूरा पढ़ते हैं, सत्यनिष्ठा हो गया, कर्तव्य परायण वाला, जो भी अच्छे प्रशासनिक व्यक्तियों में गुण होने चाहिए, उन सारी चीजों को ध्यान रख के और फिर केस स्टडी सॉल्व करिएगा। उसके लिए जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा पुराने पेपर्स को रिवाइव करें, उसमें देखिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है केस स्टडी के। इसके अलावा हमारे जो विचारक हैं, विचारकों के जो विचारधारा है वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर उन्होंने कोई बुक लिखी होगी तो वो आपको पता होना चाहिए। मेरे हिसाब से एथिक्स का हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम एथिक्स पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपके मोरल वैल्यूज होंगे, जैसे आप सोच सकते हो उस केस को सॉल्व करने का, आप वैसा ही आंसर लिख के आओगे एथिक्स में। उसके लिए जरूरी है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ मोरल वैल्यूज को भी ध्यान में रख के आंसर नोट डाउन करना है। एक और क्वेश्चन है मैम, आप जामी आवासिया की तरफ से हैं। मैम हमें सभी सब्जेक्ट में डेट और ईयर याद नहीं रहते हैं, कंफ्यूजन बहुत रहता है, कैसे याद करें? ओके, ये मेरे साथ भी बहुत बड़ी दिक्कत थी, तो मैंने जो किया था वो मैं आपको बताती हूँ। कोई एक डेट, फॉर एग्जांपल 1995 मेरा डेट ऑफ बर्थ था, तो मैंने इसको सेंटर में रख के इससे सारी चीजें रिलेट की थी। फॉर एग्जांपल 1995 मेरा है, 1995 के बाद में अगर गूगल आया तो कब आया, कितने साल में आया, एक उसका पूरा का पूरा आप क्या बोलते हैं उसको, साइकिल बना सकते हैं ईयर वाइज, कि मुझसे 10 साल पहले क्या हुआ था, मेरे आने के 10 साल बाद क्या हुआ। तो कोई भी एक साल या ईयर या डेट जिसको आप भूलोगे नहीं, उसको सेंटर में रख के हर चीज आप उससे कोरिलेट कर सकते हैं। और दूसरा, मैप के थ्रू मैंने बताया था कि मैं मैप में हर चीजें लिख लिया करती थी, तो मुझे याद रहती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है कि इंडो और चाइना वॉर कब कब हुए, तो आप चाइना के मैप में या चाइना कंट्री के उसमें लिख सकते हो कि कब कब वॉर हुआ, क्या क्या उसके रीजंस थे, कौन कौन सी संधि हुई, तो आपको उससे याद भी रहेगा, क्योंकि आप चीजों को देखते रहोगे और उसका प्रॉपर रिवीजन करते रहोगे, तो आपको इजिली याद हो जाएगा। तो कंफ्यूजन उतना ज्यादा नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा कंफ्यूजन भी इसी से दूर हुआ था, मैप के थ्रू और किसी एक डेट को अपने सेंटर में रख के और उससे चीजों को कोरिलेट करने का। जी, एक और सवाल है मैम, आप वेद मरकाम जी पूछ रहे हैं, जनजातियों के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी हासिल करनी है, हम खुद भी जनजाति से बिलोंग करते हैं, जैसा कि आपने पूछा कि इसके बारे में सवाल भी आ सकते हैं, तो जनजातियों के लिए कोई विशेष बुक जिनमें हमें सारी जनजातियों की जानकारी मिल जाए, तो उनके लिए कोई विशेष बुक सुझाव सकते हैं आप? देखिए, इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, बट क्योंकि मैं गोंड ट्राइब से हूँ और मैंने गोंड ट्राइब का बहुत पढ़ा हुआ था, तो उसके लिए मेरे पास बुक्स थी, और वो बुक जो थी वो मैं नाम भूल गई हूँ, बालाघाट से पब्लिश्ड थी वो। वहाँ पे गोंडवाना का एक पब्लिशर है, वो पब्लिश करते थे, तो उसके थ्रू मैंने तैयारी की थी गोंड ट्राइब के लिए। और बाकी यूट्यूब के थ्रू आप और जान सकते हैं। एक चीज है, मैं भी भारत, राज्यसभा टीवी में आता था मैं भी भारत, उसमें आप सारे ट्राइब्स का देख सकते हैं। एक और सवाल आया है मैम, आप मनीषा सोलंकी जी की तरफ से हैं, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करें? सब्जेक्ट आपको इक्वली फोकस करने पड़ेंगे प्रियंका जी, क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट को ड्रॉप नहीं कर सकते हो, सभी से क्वेश्चन आएगा, तो आपको सभी को साथ में लेके चलना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर कर सकते हो जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो
उसको आप पहले अटेम्प्ट करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो, या जो अपना अनलीजीनेस होता है या थोड़ा सा डिजी हम लोग फील करते हैं एग्जाम टाइम में, नर्वसनेस थोड़ी बढ़ जाती है, उसको कम कर सकते हो। बाकी आपको सब्जेक्ट पूरे करने पड़ेंगे, किसी को भी आप छोड़ नहीं सकते हो। जी ऐसा ही शायद ये एक आनंद जी का भी सवाल था, तो उसमें शायद इसी का सवाल का उत्तर आ चुका है कि एग्जाम बहुत पास आ गया, किस किस चैप्टर पर ध्यान देना चाहिए, तो ये भी इसी में क्लियर हो गया है। अब एक और प्रियंका जी मरकाम का एक और सवाल है, आप लिख रही हैं कि करंट अफेयर एग्जाम से 6 मंथ या 1 साल पहले तक का पर्याप्त है या नहीं, कितने समय तक का करंट अफेयर पे ध्यान देना चाहिए? देखिए लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था, इससे पहले जब हुआ था तो उसमें उन्होंने 2 साल का पूछा हुआ था, तो डिपेंड करता है कि एग्जाम कब से नहीं हुआ है। वैसे 1 साल का तो सफिशिएंट है, बट अगर आप कंटिन्यूएशन में तैयारी कर रहे हो, कंटिन्यू बना हुआ है, तो एक बार गो थ्रू हो जाना इससे पहले के भी, बट 1 साल सफिशिएंट है। हाँ, एक और सवाल है मैम, ये आप है निंजा CPN, आपने एक सवाल रखा है मैम, NCERT जो ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो वो हमारे तैयारी उसमें उस ऐप से अगर करना चाहें तो वो कितनी सफिशिएंट है, क्या हम उससे तैयारी करें, वो बराबर हो सकती है क्या? देखिए मैंने NCERT ऐप तो नहीं देखा है, बट अगर आप NCERT बुक के बारे में पूछ रहे हो तो NCERT की एक ऐप है ई पाठशाला, उसमें NCERT की सारी बुक्स हैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ऐप है, तो आप उससे NCERT की तैयारी कर सकते हो। बाकी स्पेसिफिक NCERT ऐप का मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैंने देखा नहीं इसको। थैंक यू। एक और आया है अंकित जी वोल्गोस की तरफ से सवाल है मैम, PCS के कितने ओल्ड क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चन आते हैं? आप ये मान के चल लो कि कोई ना कोई 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्का रिपीट होंगे भाई, और उसको ओल्ड पेपर लगाने से अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो ओल्ड पेपर लगाने में कोई बुराई नहीं है, एक बार जाके देख सकते हो। और ये मान के तो अभी क्योंकि ट्रेंड ही ये है कि 2 से 3 तो आ ही जाता है पुराने पेपर में से। एक और सवाल अपने बीच में रखा है, आप प्रतिभागी हैं, ओम प्रकाश जी मरकाम की तरफ से हैं, इंटरनेट से संबंधित सवालों को कैसे हल करें? ओके, इंटरनेट के टॉपिक्स बहुत क्लियर है सिलेबस में, तो आप गूगल के थ्रू या फिर उनकी कोई टॉपिक आपको बुक मिल जाती है तो उसका एक बार डीप स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि इंटरनेट का बहुत ज्यादा डीप वो नहीं पूछते हैं। इन जनरल अगर आप गूगल में सर्च करोगे और गूगल में ही फर्स्ट में ही जो आता है, तो मैंने 2 साल का जब मैं पेपर दे रही थी तो उस समय मैंने देखा, और अभी भी नेक्स्ट जो लास्ट ईयर हुआ पेपर उसका भी देखा, तो उसमें उन्होंने कोई ज्यादा अंदर का नहीं पूछा हुआ है। बस अगर आप गूगल में टॉपिक सर्च करेंगे, आप खुद भी इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, गूगल में उस टॉपिक को सर्च करोगे तो उसके अंदर ही मिल जाएगा ये। आई थिंक ज्यादा डीप स्टडी नहीं, बट इन जनरल जो जो टॉपिक दिया हुआ है उसके चीजों उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और बाकी बुक भी आप प्रेफर कर सकते हो कंप्यूटर की। जी एक और एक सवाल आया है जो थोड़ा मुझे आधा अधूरा लग रहा है, वेदना उइके जी की तरफ से है, आयोग में उनकी धाराएं भी पूछी जा सकती हैं क्या? जैसे अलग अलग कमीशन रहते हैं तो उनमें उनकी धाराएं भी पूछी जा सकती है क्या आयोग? बिल्कुल बिल्कुल पूछते हैं भाई, पढ़ लेना। मैंने वही बोला कि आयोग से आपको हम 6 क्वेश्चन रहते हैं, तो आयोग का तो हर एक चीज क्लियर होना चाहिए आपको। एक और सवाल है विजेश पार्थिती की तरफ से है, मैम स्टडी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कहाँ तक सटीक या सही है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तभी तक मतलब बुरा नहीं है ऑनलाइन, बट ऑनलाइन के साथ साथ वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मृणाल IAS की तैयारी कर रही हूँ, तो जो मैम या सर वहां पे एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सेम चीज मेरी कॉपी में भी आ जानी चाहिए। सिर्फ सुन के और उसको खत्म नहीं करना है, क्योंकि एक बार में आपको लेक्चर समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार आप जब देखोगे तो आपको लगेगा कुछ चीज इंपॉर्टेंट है, तीसरी बार जब आप लेक्चर देखोगे सेम टॉपिक पे सेम वीडियो को ही अगर आप तीसरी बार देखोगे तब जाके आपका कंक्लूजन निकलेगा उस वीडियो में। तो उसके लिए जरूरी है कि पहले से एटलीस्ट आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जो हम लोग बोलते हैं ना कि NCERT पढ़ना जरूरी है, वो उस टाइप का है।
कि अगर आपको ऑनलाइन स्टडी करनी है तो उससे पहले एक बार आपको बेसिक आपको पता होना चाहिए उस चैप्टर के बारे में, उसके बाद आप ऑनलाइन प्रेफर कर सकते हो और उसका प्रॉपर से डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। थैंक यू। अभी हम जो है अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं और सेकंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। अभी एक तो ये बार बार रिपीट हुआ है, जैसे भविष्यवाणी के तौर पे है, आप भारती मासरे जी भी पूछ रहे हैं कि एसटी का अंतिम कट ऑफ कितना जाएगा मैडम? भैया कोई आइडिया नहीं है। बच्चे हमारे आगे बढ़ तो ये भविष्यवाणी वाला है। तो आप लोग तो तैयारी करें। एक है आप ये पारस मरकाम जी हैं, आपने काफी अच्छा सवाल रखा है। मैम अन अकेडमी प्लेटफॉर्म एमपीपीएससी के लिए कोचिंग ठीक रहेगा या ऑफलाइन कोचिंग ही ठीक है? देखिए मैंने अन अकेडमी से पढ़ा नहीं है तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। बाकी ये है कि अगर आप ऑनलाइन भी प्रेफर करते हैं तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, जो आप पढ़ रहे हैं उसको बराबर से नोट डाउन करिए, उसका रिवीजन करते रहिए, चाहे आप ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। रिवीजन, राइटिंग और प्रॉपर टाइम टेबल होना और उसको फॉलो करना जरूरी है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आया है मैम अंकित चिचले जी की तरफ से। एनसीईआरटी की बुक्स रीड करने के बाद स्टैंडर्ड बुक्स रीड भी करना चाहिए, करना पड़ेगा क्या? डेफिनेटली करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी सिर्फ आपको सोचने पे मजबूर करता है, वो सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। बट अगर आपको उसके डीप में जाना है तो आपको एक रेफरेंस बुक बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए महेश बनवाल ज्योग्राफी के रेफरेंस बुक थे, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के रेफरेंस बुक थे और हिस्ट्री के मेरे 3 अलग अलग, जिसमें रामचंद्र शुक्ल और इकोनॉमिक्स में लाल एंड डाल, और क्योंकि इकोनॉमिक्स वीक था तो उस टाइम पे मैंने पुड़ेकर भी पढ़ा हुआ था, तो पुड़ेकर तो एक आपको रेफरेंस बुक बनाना पड़ेगा एनसीईआरटी के साथ। जी थैंक यू। अब हम अंतिम सवाल ही लेंगे, अब ज्यादा इस पे नहीं ध्यान देंगे, अभी काफी समय भी हो चुका है। एक और है सुमित वर्मा जी की तरफ से सवाल है, मैम तैयारी के दौरान कैसे खुद को मोटिवेट रखें और कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें? बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी के लिए बहुत जरूरी भी है मैम। तो हाउ टू मोटिवेट ऑन सेल्फ, है ना, हाउ टू डेवलप द सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सुमित वर्मा की तरफ से, तो इस पे अपना प्रकाश डालें मैडम। ओके, पहली चीज तो जब तैयारी करो तो आपको पता होना चाहिए कि आप तैयारी क्यों कर रहे हो, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन तभी आएगा जब आप गोल अचीव करने के लिए, जब आपके मन में थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहेगा, आप आतुर रहोगे कि आपको वहीं ही क्यों पहुंचना है, उससे कम में क्यों कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं करना है, क्यों कॉम्प्रो नहीं करना है। तो सबसे पहले अपना गोल जो आपने सेट किया है उसके पीछे का रीजन ढूंढिए, तो आपको सेल्फ मोटिवेट रखेगा। दूसरा, जब आपने एक बार ठान ही लिया है कि पीएससी करना है तो दूसरी चीजों पे ध्यान देना छोड़ दीजिए, नकारात्मक लोगों से दूर रहिए जो अगर आपको बोलते हैं कि भाई ये तो एमपीपीएससी का ये टफ होता है, वो टफ होता है, इतने लोग पेपर देते हैं, उसमें से इतने ही निकलते हैं, इतने इंटरव्यू पे जाते हैं और उसमें से इतने ही फाइनली सिलेक्ट होते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना। बस अपने आप में कॉन्फिडेंट रखना, अपने आप में आप सेल्फ मोटिवेटेड रहना कि नहीं मैं आ गया हूँ तब मैं करके ही जाऊंगा। दूसरा, जितने भी आपके, कई बार क्या होता है जैसे मेरे साथ बहुत होता था कि मेरे साथी जो हैं जब वो क्लास में बैठते थे या पेपर सॉल्व करते थे, ओटी वगैरह लगाते थे, उसके बाद में अपने स्कोर शेयर करते थे, देख मेरे इतने आए, मेरे इतने आए, और मेरे कितने आते थे 30, 40, 50, इससे आगे मैं कभी ओटी में नहीं पढ़ी। 30, 40, 50 हो तो मेरे को मेरे अंदर से लगता था भाई इसके तो 70, 80 आ रहे हैं और मेरे 30, 40 ही आ रहे हैं, तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप में डिप्रेस फील होने लगा था मुझे। तो ऐसे लोगों से दूर रहना, दूसरों से खुद को कंपेयर कभी मत करना, उनकी क्षमताएं अलग है और आपकी क्षमताएं अलग है। आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करके अपने जो आपकी क्षमता है उसके हिसाब से करिएगा, दूसरों से कंपैरिजन खुद का कभी मत होने देना, जहाँ लगे वहां से आपको हट जाना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। सेल्फ मोटिवेटेड होने के लिए कभी कभी वीक में जब भी टाइम मिले छुट्टी जरूर ले लेना। छुट्टी से मेरा मतलब है जैसे मंडे टू सैटरडे हमने बहुत पढ़ लिया, संडे को सेकंड हाफ में कम से कम 2-3 घंटे का अपनी हॉबी के अकॉर्डिंग काम जरूर कर लेना। अगर आपको घूमना पसंद है तो उस समय घूमो, पेंटिंग करना पसंद है पेंटिंग करो, टीवी देखना पसंद है टीवी देखो, अपने फ्रेंड और फैमिली से बात करनी है, वीडियो कॉलिंग करनी है, वीडियो कॉलिंग करो। तो कोई एक दिन अपने हॉबी पे जरूर ध्यान देना। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इतना ही, मतलब मैंने जो फॉलो किया था वो ये था। तो इसमें आप जो अंकित चिचले जी सवाल पूछ रहे थे उसका भी शायद जवाब मिल चुका है। आपने पूछा था मैम आप पढ़ाई को कितना समय देते थे,
तो इसका सवाल, इस सवाल का तो जवाब आपको अच्छे से मिल गया होगा इसी में। अब लास्ट में जो है आकाश करमान जी जो है, आपका एक सवाल है, मैडम ऑनलाइन टेस्ट लगाना ठीक है या कि ऑफलाइन भी करें, दोनों में से कौन सा ठीक रहेगा? देखिए अभी मैं सही बताऊं, क्योंकि अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, हार्डली आपके पास 21 या 20 डेज ही बचे हुए हैं। तो उसमें आप अगर ऑनलाइन टेस्ट भी लगाते हो तो 2 घंटे जाने, ऑफलाइन टेस्ट लगाते हो तो भी 2 घंटे जाने। दोनों एक साथ मत करना, कोई भी एक ही चूज करना, ताकि सिर्फ आपके 2 घंटे जाए, बाकी समय आप अपनी स्टडी पे फोकस कर सको। थैंक यू वेरी मच। अब मैं जो है इस सत्संग को अंतिम पड़ाव की ओर ले जाते हुए ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगा। हमारे बीच में एडवोकेट विक्रम परते जी हैं। विक्रम परते जी, मैडम का आभार व्यक्त करने के लिए मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं। एडवोकेट विक्रम परते जी। आदरणीय दीदी ज्योति दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि इसमें समस्त मध्य प्रदेश के जो ट्राइबल के अभ्यर्थी हैं, जो जिनको आपने मार्गदर्शन दिया, और ग्रुप में भी आप ऐड हैं। चूंकि यदि किसी अभ्यर्थी के कोई ऐसे क्वेश्चन, यदि डाउट, यदि कुछ ऐसे लगते हैं तो वो ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। हमारे बीच में दीदी वहाँ पे ग्रुप में भी हैं, तो उनका जवाब जो है वहाँ से भी आप लोगों को मिल जाएगा। और दीदी चूंकि बहुत कम समय बचा है और आपने अपना मैंने आपसे 20 मिनट मांगे थे, चूंकि आपने 1 घंटा 15 मिनट से भी ज्यादा समय इस वेबिनार के माध्यम से अभ्यर्थियों को दिया। तो दीदी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे भविष्य में से ही आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद परते जी, और सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर दीजिएगा, डरिएगा मत। थैंक यू वेरी मच। आपका जो बहुमूल्य समय दिया अपनी व्यस्तम लाइफ में से, जो उसके लिए पुनः इस पूरे प्लेटफॉर्म की तरफ से, सारे अभ्यर्थियों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। इसी आशा और उम्मीद के साथ में भविष्य में भी यूं ही हम जुड़े रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद।